उनकी विचारधारा जिस दिशा में चलती है, तो वो दूसरी विचारधारा के व्यक्ति को बिल्कुल भी जो है उसको प्रोपोगेट नहीं होने देना चाहते, उसको दबाना चाहते हैं। मैं तो इस देश की व्यवस्था के लिए ही चुनाव लड़ना चाह रही थी। और एक डर क्या है, मतलब खतरा क्या है आपको अगर वो कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो मैं जो भी करूंगी उस पर सवाल इनके खड़े होंगे। देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हुए हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रही निशा बांगड़े जी, जिन्होंने पहले तो इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद वो काफी दिनों के बाद मंजूर हुआ। फिर निशा जी को टिकट भी नहीं मिल पाया। खैर, वो सारी तमाम बातें हो गई। अब वोटिंग हो चुकी है, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इस खाली समय में आखिरकार निशा बांगड़े जी क्या कर रही हैं? क्योंकि आपके पास एक नई जिम्मेदारी भी थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको एक अच्छा खासा पद भी दिया गया है। तो अभी आप खाली समय में इन बिटवीन वोटिंग से लेकर के काउंटिंग के बीच का समय कैसे निकाल रही हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि 17 तारीख के बाद आज हम 29 तारीख में बैठे हैं और आप पूछ रहे हैं समय कैसे बिता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि करने को बहुत कुछ है, समय कम पड़ जाता है। मेरा हमेशा मुद्दा रहा है कि युवाओं को हम कैसे इस देश की जो मुख्य धारा है, मुझे लगता है जो लोकतंत्र है, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी तो हम पढ़ते थे कि भारत देश की जो एक प्राचीन संस्कृति और बहुत ही जो प्रगाढ़ संस्कृति रही है, उसमें आज हम 3D एक शब्द सुनते हैं, जिसमें डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और हमारा डाइवर्सिटी, ये इंडिया के 3 एक महत्वपूर्ण गुण हैं। तो इसमें जो डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो उस डेमोक्रेसी में हमारे डेमोग्राफी यानी जो युवाओं का प्रतिनिधित्व है, आज हमारे युवा काफी संख्या में इस भारत देश में हैं और एक हमारा भारत देश युवा देश कहलाता है। तो वो डेमोग्राफी इस डेमोक्रेसी के लिए और इस देश की डाइवर्सिटी को एनरिच करने के लिए और उसको एकजुट रखने के लिए कैसे प्रयास कर सकती है, अभी मेरा जो पूरा ध्यान है इसी में लगा हुआ है कि युवाओं को हम कैसे मुख्य धारा में राजनीति के इस डेमोक्रेसी में जोड़ सकें। एक अच्छी व्यवस्था जो एक राजनीति को करना चाहिए, जो भी शासन तंत्र में जो भी सरकार बैठती है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि एक जन कल्याणकारी जो हमारी नीतियां, उसके माध्यम से हम सभी वर्गों को जोड़ सकें। तो युवा शक्ति जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है, तो उन्हीं के लिए आजकल मैं जो भी उनकी परेशानियां हैं, बेरोजगारी से संबंधित, उनकी भर्तियां जो हो रही हैं वो रुकी हुई हैं, उससे संबंधित, तो मैं उसको पढ़ करके, और आप देख रहे होंगे यूट्यूब में मैं तमाम अपने वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं जिसको लेकर के मैं खुद गुजरी हूँ, मैं खुद एक छोटे से कमरे में रह करके पढ़ाई मैंने की है। तो वो बच्चे अब मुझे कॉल करते हैं कि आप हमें गाइड करिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है कि एक नौकरी मैंने अपनी छोड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तमाम उन हजारों बच्चों के को मार्गदर्शन दे सकती हूँ और आगे चल के वो इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। निशा जी, आपने कहा कि युवाओं को कैसे राजनीति की मुख्य धारा में लाना है, आप उस पर सोच विचार कर रही हैं, उस पर काम कर रही हैं इस खाली समय में। आप भी युवा हैं और आपने भी इस्तीफा दिया नौकरी से। आप क्या इन चुनौतियों पर भी युवाओं को पहले से ही कुछ सीख देना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? जो चुनौतियां आपके सामने आई, आपने इस्तीफा दिया, एक लंबी लड़ाई संघर्ष लड़ा इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए, फिर टिकट भी नहीं हुआ, फिर आपको दूसरा कोई पद मिला, तो ये तमाम चीजें भी क्या उसके आपके उस साइकिल में शामिल रहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं एक गांव में मेरा जन्म हुआ है, बालाघाट जिले के एक छोटे से चिखला गांव में मेरा जन्म हुआ है। उस गांव में जन्म लेने के बाद मैंने गांव की समस्याओं को देखा। बालाघाट जिले में मैंने पढ़ाई की और वहाँ केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं भोपाल के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी और फिर मैंने इंजीनियरिंग की। तो इस इंजीनियरिंग के भी दौरान मैंने देखा कि जो हमारी युवा शक्ति है, उनमें तमाम वो पोटेंशियल्स हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम गांवों में दूर सुदूर जाते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षा का इतना अभाव रहता है, महिलाओं को कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो जब मैंने बहुत गहन चिंतन करके उन सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखा, मैं खुद स्टूडेंट यूनियन की लीडर रही, तो मैं गांव-गांव जब जाती थी तो मैंने ये देखा कि आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अब चूंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था, इंजीनियरिंग मैंने की, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया 3rd ईयर में, अमेरिका की एक कंपनी में मैं बतौर इंजीनियर काम भी कर रही थी। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ अचानक से कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि आज भी जो हमारी बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, कई प्रकार की समस्याओं में आज भी वो उलझी हुई हैं, तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए, मेरा ध्यान वहीं उसी में लगता था।
तो इंजीनियरिंग के काम के साथ साथ मैं अपने उन कामों जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी उसमें भी मैं यही देखती रहती थी कि कैसे हम जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को है वो ऊपर लेकर के आए। तो मुझे लगता था कि जो युवा शक्ति है, जैसे मैंने कहा भी था कि युगों की कहानी युवाओं के कंधों पर चलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो हम युवा किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा जो होते हैं वो सोचते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, हम दूर से बैठ के देखते हैं। मैं भी जब इंजीनियर थी तो लगता था कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ गंदी राजनीति के कारण हो रहा है, क्योंकि राजनीति की दिशा देने वाला एक दार्शनिक व्यक्ति होना चाहिए जिसको दर्शन का पता होना चाहिए, इस भारत देश की एक एक नस से वाकिफ होना चाहिए, हमारी डाइवर्सिटी का पता होना चाहिए। तो जब मैं इंजीनियर थी तो तमाम राज्यों के लोग हमारे साथ काम करते थे। मेरे हस्बैंड खुद बिहार में उनका जन्म हुआ है, उनकी परिवार छत्तीसगढ़ में रहते हैं और हम हरियाणा में थे, दिल्ली के टच में थे, मैं महाराष्ट्र का मेरा टच है, झारखंड का टच है। तो इतना सारा जब डाइवर्सिटी के साथ मैंने अपना जीवन जिया और देखा तो मुझे लगता है कि युवाओं को भी इस डाइवर्सिटी को समझते हुए इस डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत करें, इस पर विचार मंथन करने की जरूरत है। हम सिर्फ बैठकर दूर से ये कहें कि राजनीति गंदी होती है इसीलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इतना मात्र कहने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए युवाओं को भी, जो पढ़े लिखे युवा हैं, कोई बात नहीं नौकरी नहीं लग रही, बहुत तमाम लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, एमपीपीएससी की। मैं बहुत सारे पत्रकारों को देखती हूँ, है ना, रवीश कुमार जी आप खुद ही जानते हैं, वो कहते कि मैं दिल्ली में यहाँ तैयारी करने आया हूँ। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने तैयारी की, उनको सारा नॉलेज है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश। तो उसी तरीके से जो युवा तमाम तैयारियों के दौरान सफल नहीं हो पाते हैं तो सिर्फ कलेक्टर बनना, एसपी बनने से ही हमारे जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप किसी कलेक्टर को जाकर के अगर अंदरूनी बात उनसे पूछेंगे तो उन्हें लगेगा कि उन्हें पता चलेगा कि उनका जीवन बड़े तनाव से गुजर रहा है। तो आप सफल हो सकते हैं कि जो आपने नॉलेज अर्जित की अपनी पढ़ाई के दौरान, उसको आप सामाजिक परिवर्तन के रूप में या इस भारत देश को विकसित बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हम शिक्षित हैं, औरों को भी शिक्षित करें। सिर्फ कलेक्टर एसपी बन के ही नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छे कार्य किए जा सकते हैं और राजनीति में आकर के अच्छी पॉलिसीज आप बना सकते हैं। मुझे तो लगता है कि कांशीराम साहब भी कहते थे और सभी लोग कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर की है जिससे हर दुख दर्द के दरवाजों के ताले खुल सकते हैं। इसीलिए जो युवाओं को है राजनीति में आना चाहिए, अच्छी पॉलिसीज बनेंगी क्योंकि वो उन समस्याओं से गुजरे हैं, तो बखूबी तौर पे जानते हैं कि गरीबी से कैसे उठा जाए, अशिक्षा को कैसे दूर किया जाए, अच्छी शिक्षा कैसे स्थापित की जाए, गांवों में दूर सुदूर स्वास्थ्य की क्या समस्याएं होती है, रोजगार की क्या समस्या होती है जिससे हमें पलायन करना पड़ता है, लेकिन कोरोना के समय हम फिर वापस आ गए। तो युवा जो है अगर वो अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने सही दृष्टिकोण से अगर सही दिशा में वो कार्य करें और सभी जुड़ करके काम करें तो निश्चित तौर पे इस भारत देश को भी विकसित बनाया जा सकता है। निशा जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले पॉलिसीज की बात की कि युवा जो है वो अगर राजनीति में आते हैं ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे युवाओं का भी फायदा हो और अंडर प्रिविलेज लोगों का भी फायदा हो। अब सरकार जब बनेगी, अगर 3 दिसंबर को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, सरकार यदि कांग्रेस की बनती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपका कैलिबर है, आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सरकार में, कोई मंडल में या किसी बोर्ड में ऐसी कोई जगह मिलती है, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली है पॉलिसीज के लिहाज से अगर हम देखें तो? क्योंकि आपने भी पॉलिसीज की बात ही की है, इसलिए मेरा ये सवाल है। अब देखिए, सरकार बनती है तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी मुझे क्या जिम्मेदारी देती है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। निशा जी, आपने क्योंकि बात कही पॉलिसीज की, आपने बताया कि युवा और जो शिक्षा है उस पर आपका फोकस रहेगा। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसे आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगी? हालांकि कांग्रेस तो यही कह रही कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा है। हम निशा बांगरे जी की बात सुनना चाहते हैं कि वो क्या चाहती हैं और वो किसे देखना चाहती हैं और क्यों। देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हुए हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और उनके मुख्यमंत्री रहने से मुझे लगता है कि जैसा आपने देखा कि वचन पत्र में भी हम देख पा रहे हैं कि युवाओं से संबंधित और शिक्षा के लिए उनका काफी एक क्लियर
मॉडल दिखाई देता है, और वो उनके विचारों से वो काफी हमेशा क्लैरिटी रहती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो निश्चित तौर पे उनके मार्गदर्शन में काम करके हमें भी अच्छा लगेगा और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। अच्छा, इस पूरे चुनाव में आपकी और कितनी बार कमलनाथ जी से फिर मुलाकात हुई, या फिर कोई किसी बात को लेकर कोई चर्चा आपकी हुई हो उनसे? देखिए, मैं तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सीधी इन जिलों में थी उस समय। चुनाव के दौरान मुझे वहीं मार्गदर्शन दिया गया था जाने के लिए। तो निवाड़ी में मेरी उनसे मुलाकात हुई, बाकी फोन पे बातचीत होती रहती है। तो हम सब जो है अभी संकल्पित हैं अपने वचन पत्र के लिए, अपने वचनों के लिए, और सरकार बनेगी निश्चित तौर पे। पूरा मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं निशा जी, आप भिंड गई थी तो आपने एक बयान दिया था कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जन्म भिंड में हो। तो ये आपका जन्म बालाघाट में हुआ, बैतूल में आपका लेकिन जीवन पूरा निकल गया, अचानक से भिंड कहाँ से फिल्म में आई? देखिए, आप जानते हैं पिछले 5 महीने से किस तरह का मेरा संघर्ष रहा है, और वो संघर्ष निश्चित तौर पे बालाघाट की माटी से ही आया है। और बालाघाट की माटी में वो जज्बा है। बालाघाट का नाम आप जानते हैं कि महिलाओं की शिक्षा की, पहली बात तो शिक्षा के लिए, और ऊपर से महिलाओं के सेक्स रेशो के लिए मध्य प्रदेश में जाना जाता है। महिलाओं को वो तमाम अवसर बालाघाट जिले में दिए जाते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ बैठे और मैं इतना संघर्ष कर पाई हूँ। जो ये संघर्ष रहा पिछले 5 महीनों का, तो वो संघर्ष बड़ा ही कठिन रहा। हर तरह से मेरे लिए चुनौती थी, हर तमाम चुनौती। जब मैं भिंड गई तो ऐसा लगा जैसे वो लोग पहले से ही मुझे जानते थे। जैसे ही मैं गई, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अपने आप आए उन्होंने मेरे पास और बोले, बेटा आपने बहुत संघर्ष किया और हम सब आपके साथ हैं, और अगर ये भिंड में अगर ऐसा हुआ होता तो हम लोग तो पूरा मध्य प्रदेश हिला देते, और इस तरह की बातें। तो मुझे लगा कि जो क्रांतिकारी बातें मैं सोचती हूँ, या क्रांति, हाँ, मैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कहती हूँ। देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि ये बागी प्रवृत्ति की हैं या दुस्साहस किया है इन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि गलत अगर कुछ हुआ है तो दुस्साहस करना पड़ेगा, और भिंड, चंबल, बुंदेलखंड के लोगों में वो जज्बा है कि वो अपनी बात जो है बहुत दमदारी से रखते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर मेरा जन्म भिंड में हुआ होता तो शायद बात और कुछ और होती, और मैं चाहूंगी कि अगले जन्म में जो सोच एक जैसी है तो वहां मेरा जन्म हो। ये बात इसीलिए मैंने कही थी। एक आखिरी सवाल बस रहेगा निशा जी, वैसे तो आपने कई चुनाव संपन्न करवाए होंगे, लेकिन ये चुनाव थोड़ा अलग था। इस चुनाव में आप जो है चुनाव संपन्न नहीं करवानी थी, बल्कि एक राजनीतिक दल में आप थी और आप बकायदा चुनाव प्रचार का हिस्सा थी। तो ये कितना आपको अलग लगा अनुभव, उस अनुभव से जिसमें आप एक अधिकारी के तौर पर बकायदा चुनाव करवाती थी? इस बार लेकिन आप उस चुनाव का खुद ही हिस्सा है। देखिए, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हम जिस कार्य को, जो कार्य हमें पसंद है, उस काम को करने में निश्चित तौर पे बहुत आनंद महसूस होता है। तो मैं राजनीति में आना ही इसीलिए चाहती थी कि जो तमाम प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है अपनी लाइफ में आज तक, उनको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि राजनीति ही माध्यम बन सकता है। अब आपका ये शॉर्ट इंटरव्यू है, अगर आप किसी लॉन्ग इंटरव्यू में बैठ के पूछेंगे तो हम एक एक पहलू पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं कि एक महिला होते हुए एक छोटी सी जगह से पैदा होकर के कैसे हम आगे बढ़े, और विदेश में तक जाने के मेरे पास चांसेस थे, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे वापस यहाँ पर खींच कर लाई। तो निश्चित तौर पे जो चुनाव होता है, लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं इसको, वो मेरे लिए एक त्योहार जैसा है। जब मैं बतौर एसडीएम काम कर रही थी तब भी मैंने बहुत एंजॉय किया कि एक पिंक पोलिंग बूथ बनाना है, महिलाओं को किस तरीके से लेकर आना है, जो पहली बार का वोटर है उसको कैसे हमें प्रोत्साहित करना है। तो वो तमाम जो चीजें एक अधिकारी के तौर पर मैंने किया, उसको भी मैंने बहुत खुशी से वो कार्य किया। और अब चूंकि मैं उसका हिस्सा और एक कदम आगे बढ़ के मैं उसका हिस्सा बनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी हमें वही काम करना है, लोगों को में अवेयरनेस क्रिएट करने का कि हमें किस डायरेक्शन में भारत देश की राजनीति को लेकर के जाना है। हम चाहते हैं कि हम सौहार्द्रता से रहें। हम राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करना चाहते। तो ये तमाम एक विचारधारा जो लेकर के मैं चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं स्वतंत्रता से अपनी बात कह सकती हूँ। ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लगा था फिर आपको, चुनाव संपन्न करवाना एक अधिकारी के तौर पे, या फिर उस चुनाव का हिस्सा बन करके उस राजनीतिक दल के लिए काम करना जिसने आपको जिम्मेदारी दी है? आपको ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लगा इनमें से?
देखिए, चुनौतियां दोनों में हैं, लेकिन एक अधिकारी के तौर पे काम करने से चुनौतियां और ज्यादा बढ़ी थी उस समय जब मैं बतौर एआरओ काम कर रही थी, चुनाव का संचालन करने का हिस्सा थी। अब चूंकि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रही थी, जहां मैं गई थी उन कैंडिडेट्स के हिसाब से उन्हें लगता था कि यहाँ मेरा जाना जरूरी है, यहाँ सभा होनी चाहिए, वहां उन्होंने की। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहां के लोगों ने दोनों हाथ खोल के मुझे जो है अपनाया और मेरे विचारों से सहमत हुए। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो मेरी विचार हैं उसके साथ और लोग जुड़ेंगे, तो मैं तो अपने इस क्षण को, यानी अपनी इस जिम्मेदारी को ज्यादा एंजॉय कर रही हूं बतौर एक अधिकारी के तौर पे। अगर एक भाजपा की सरकार आ जाती है 3 दिसंबर के बाद, आपने अभी जब हमने कांग्रेस की बात की, अगर भाजपा की सरकार आ जाती तो आपको किसी तरीके का कोई डर? देखिए, लगता तो है, क्योंकि भाजपा की विचारधारा जो है उसने मेरे घर के उद्घाटन में सर्वधर्म कार्यक्रम को जिस तरीके से रोका, फिर मेरे इस्तीफे को जिस तरीके से रोका, फिर हमारी न्याय पद यात्रा में जिस तरीके से जान से मारने की धमकी मिली, फिर यहाँ अगर आपने देखा भोपाल में किस तरीके से उन्होंने एक महिला अधिकारी के साथ कपड़े फड़वाने का काम किया, उसके बाद यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने जेल में भी डालने का काम किया। तो उसके और इन सब के बीच तमाम इन महीनों में बहुत सारे नोटिसेस आपने देखे, छोटी छोटी चीजों पे, ऐसी चीजों पे जिसपे आपको हंसी आएगी, है ना। तो ये जो तमाम छोटी छोटी चीजों का इन्होंने इशू बनाया है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वो उनकी विचारधारा जिस दिशा में चलती है, तो वो दूसरी विचारधारा के व्यक्ति को बिल्कुल भी जो है उसको प्रोपोगेट नहीं होने देना चाहते, उसको दबाना चाहते हैं। तो मुझे दबाने के लिए ये तमाम प्रयास इनके द्वारा किए जाते हैं। हाँ, डर क्या है, मतलब खतरा क्या है आपको अगर वो कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो मैं जो भी करूंगी उस पर सवाल इनके खड़े होंगे, उस पर ये कुछ ना कुछ नए प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। निश्चित तौर पे कुछ भी हो सकता है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती कि क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि नकारात्मक सोच के साथ वो जरूर कार्य करेंगे। क्योंकि एक अधिकारी के तौर पे जब मैं एक अच्छे कार्य के लिए जाना चाहती थी, मैं कोई चोरी, डकैती, आतंकवादी या नक्सली बनने के लिए तो नौकरी नहीं छोड़ना चाह रही थी, मैं तो इस देश की व्यवस्था के लिए ही चुनाव लड़ना चाह रही थी और एक सकारात्मक दिशा में चलना चाह रही थी। जब वो इसको नहीं सपोर्ट कर सकते, तो मेरे आने वाले कार्यों में जरूर ये विघ्न पैदा करेंगे, लेकिन हम भी रुकने वाले हैं नहीं। हमें जो करना है वो हम अपने तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी निशा बांगरे जी, जिन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की है। मतदान से लेकर मतगणना के बीच का जो खाली समय है, इन्होंने बताया कि उसमें युवाओं को किस तरीके से राजनीति में मुख्य धारा में आना चाहिए, युवा और शिक्षा कितना ज्यादा जरूरी होता है एक देश के लिए, एक संविधान के लिए, उस पर भी वो लगातार काम कर रही हैं। कई नई जिम्मेदारियां हैं, कई प्रोजेक्ट हैं जो निशा जी के दिमाग में इस समय है। अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो वो उस पर काम करने की इच्छा जता रही हैं। कैमरामैन निशाद के साथ रवीश पाल सिंह, एमपी तक, भोपाल।